नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिरांधा। कर्नाटक की सियासी लड़ाई की आंच बिहार पहुंच गई है, जहां एक तरफ तेजस्वी ने सरकार बनाने की मांग कर डाली राज्यपाल से, वहीं दूसरी तरफ अब सुशील मोदी ने उन्हें विश्वास प्रस्ताव लाने की चुनौती दे डाली है। ये रिपोर्ट देखिए। सियासत में विश्वास अविश्वास का खेल। विपक्ष के तेवर पर सुशील मोदी का तंज। बहुमत है तो लाएं अविश्वास प्रस्ताव। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने चुनौती दी है कि अगर विपक्ष के पास बहुमत है तो विधानमंडल के आगामी सत्र में वे अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। एनडीए उसका सामना करने को तैयार है। सुशील मोदी ने यह भी कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान कई बार वोटिंग कराकर विपक्षी पार्टियां अपनी ताकत का एहसास कर चुकी हैं और अब सिर्फ अखबार में छपने के लिए बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी होने का हवाला देते हुए राजनीति की जा रही है। उनके पास तो मौका ही वो जब चाहें अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे दें। विधानसभा का सत्र जब प्रारंभ होगा तो वो अविश्वास प्रस्ताव की नोटिस दे तो मालूम पड़ जाएगा कि बहुमत किनके साथ है। एक मौका नहीं, विधानसभा का लंबा सत्र चला और प्रतिदिन मतदान होता था। अगर उनके पास बहुमत था तो वो सिद्ध करते अपना बहुमत, सरकार गिर जाती। उनके पास बहुमत कहाँ है? ये तो केवल एक अखबारों में छपने के लिए और कुछ न कुछ बयानबाजी कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि अगर बहुमत है उनके पास तो वो अविश्वास प्रस्ताव लाएं, हम उसका मुकाबला करेंगे। आपको बता दें कि 18 मई को कर्नाटक के सियासी नाटक का इफेक्ट बिहार में भी दिखा था और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा भी पेश किया था। तेजस्वी ने राज्यपाल को समर्थन पत्र भी सौंपा था। आपको सुनाते हैं तेजस्वी ने उस दिन क्या कहा था। कर्नाटक के गवर्नर राज्यपाल ने जिस प्रकार से येदियुरप्पा जी को इनवाइट किया बीइंग एज अ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, उसी तर्ज पर बिहार में राष्ट्रीय जनता दल, क्योंकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी और प्री पोल अलायंस में और ब्लॉक में सबसे बड़ी है, हमने बोला कि राष्ट्रीय जनता दल को मौका मिले। इस पे गवर्नर साहब ने गंभीरता से सुनते हुए विचार करने को कहा है। ये बात और है कि अब कर्नाटक का सियासी नाटक खत्म हो चुका है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट बिहार में अब भी दिख रहा है। बयान के बहाने ही सही, नेता एक दूसरे को संख्या बल और सदन में हैसियत दिखाने की बात कह सियासत की रोटी ठंडी नहीं होने देना चाहते। बहरहाल उम्मीद है बिहार में भी स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा कायम रहेगी। पटना से नीलकमल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और कर्नाटक के सियासी तूफान थमने के साथ ही बिहार में सियासत के मॉडल को लेकर चर्चा छिड़ गई है, जहां एक तरफ एलजेपी और जेडीयू नीतीश मॉडल को बेहतर बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के मुताबिक नमो मॉडल का कोई मुकाबला नहीं। ये रिपोर्ट देखिए। कर्नाटक में बीजेपी के हाथ से सत्ता छीनने की खुशी बीजेपी विरोधी दलों को जिस कदर हो रही है, उससे यह कयास लगाना मुश्किल नहीं कि 2019 का लोकसभा चुनाव बीजेपी बनाम समूचा विपक्ष हो सकता है। अलग अलग सूबों में जिस तरह से विरोधी दल एक दूसरे से वैचारिक मतभेद भुलाकर बीजेपी से मुकाबले के लिए एक हो रहे हैं, उसके लिए बीजेपी भी अपनी तैयारी कर रही है, क्योंकि अब बिहार में एनडीए के सहयोगी दल ही दबी जुबान में मोदी मॉडल को दरकिनार करने लगे हैं। नीतीश मॉडल पर आगे बढ़ना चाहिए, इसलिए कि नीतीश जी के पक्ष में बिहार की जनता 75% लोग हैं। एलजेपी को लगता है कि 2019 में बिहार की जनता से नीतीश मॉडल के आधार पर वोट मांगना चाहिए। एलजेपी के इस बयान को हालिया कर्नाटक के नाटक के साइड इफेक्ट के तौर पर देखा जा रहा है। बिहार में अति पिछड़ा, दलित और महिला प्लस और जो उनका अपना वोट बैंक है, कास्ट वोट बैंक, वो 100% नीतीश जी के साथ में है। इसीलिए हमारा अपना मानना है कि नीतीश मॉडल ही बिहार में काम करेगा और अगला चुनाव जो होगा नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव होगा।
जेडीयू ने तो शुरू से ही नीतीश मॉडल को मोदी मॉडल से बेहतर बताया है, लेकिन अब बीजेपी सत्ता सहयोगी है तो जेडीयू ने नीतीश मॉडल का थोड़ा सा क्रेडिट बीजेपी को भी दे दिया। नीतीश मॉडल तो प्रूवन मॉडल है ना। इस मॉडल की स्थापना अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी जब उन्होंने नीतीश जी को कमान दिया था। 2005 के नवंबर के चुनाव में चेहरा बनाया था। और वाजपेयी जी का ये निर्णय बहुत हद तक इस राष्ट्र में गेम चेंजर हुआ है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में जिस तरह से क्षेत्रीय दलों ने मोदी से मुकाबला करने के लिए आपसी मतभेद भुलाकर अखिल भारतीय महागठबंधन बनाने का राग छेड़ा है, वो सुनकर बीजेपी भी वन वर्सेस ऑल की फाइट के लिए खुद को तैयार करने में जुट गई है। की राजनीति आज निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को ही देख रही है। नरेंद्र मोदी और उसके विपक्ष, यही मॉडल पूरे देश में लागू है। और निश्चित रूप से जब लोकसभा चुनाव की बात आएगी तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी बनाम सब, तो उसमें कहीं कोई संशय किसी को नहीं है। इस बीच कांग्रेस ने भी एनडीए के घटक दलों को तोड़ने की कोशिश शुरू कर दी है। बिहार कांग्रेस के नेता प्रेमचंद के इस बयान से कांग्रेस की रणनीति का खुलासा हो रहा है। तो अगर जेडीयू सिद्धांत रूप से इस बात को अगर कहना चाहती है तो उसे एनडीए से बाहर आना चाहिए और सीधा मैसेज दे बिहार की जनता को कि हम भाजपा के मॉडल को नहीं, नीतीश मॉडल वाले लोग हैं। तो नीतीश मॉडल अगर सेकुलर मॉडल है तो आप भाजपा में क्या कर रहे हैं? कांग्रेस के इस ऑफर के साथ दिलचस्प ये है कि हाल ही में दलितों के घर भोजन करने के मामले में रामविलास पासवान ने बीजेपी पर निशाना साधा था और अब उनके भाई पशुपति पारस नीतीश को मोदी से बेहतर बता रहे हैं। ऐसे में 2019 में बिहार के चुनावी मैदान में कौन किसके साथ होगा और कौन किसके खिलाफ, ये बहुत कुछ सत्ता प्रेमी नीतीश कुमार की अंतरात्मा की आवाज पर भी निर्भर करेगा। पटना से आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18। तो बिहार की राजनीति एक बार फिर गर्म हो रही है और इसकी वजह है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, जो 22 मई को 3 दिवसीय बिहार दौरे पर आ रहे हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत एक बार फिर बिहार आ रहे हैं। 3 दिवसीय दौरे पर 22 मई को मोहन भागवत पटना पहुंचेंगे। यहां से वो सीधे नवादा जाएंगे, जहां 3 दिनों तक संघ के स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण देंगे। 25 मई को संघ प्रमुख पटना से कानपुर चले जाएंगे। बिहार की सत्ता में बीजेपी की दूसरी बार एंट्री के बाद संघ प्रमुख का ये चौथा दौरा होगा। इससे पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 6 से 15 फरवरी तक 10 दिनों के प्रवास पर बिहार पहुंचे थे और संघ के कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया था। संघ प्रमुख पूजनीय मोहन भागवत जी आ रहे हैं और 22 को आएंगे। 22 को चूँकि नवादा में संघ शिक्षा वर्ग लग रहा है या चल रहा है आज कल से ही, उसी के प्रवास में आ रहे हैं और बिहार झारखंड से कार्यकर्ता द्वितीय वर्ष करने आए हैं। उन्हीं का मार्गदर्शन, उन्हीं को प्रशिक्षण देने और देखने के संदर्भ में वो बिहार आ रहे हैं। हालांकि हर बार की तरह इस बार भी संघ प्रमुख के बिहार दौरे को लेकर सियासी पारा चढ़ने लगा है। विपक्ष एकजुट होकर संघ प्रमुख के दौरे के बहाने नीतीश और बीजेपी पर हमलावर है। विपक्ष इस दौरे को 2019 के चुनाव के लिए सूबे का माहौल खराब करने की कोशिश का आरोप लगा रहा है। मोहन भागवत जब बिहार आते हैं, बिहार में सामाजिक तनाव, सांप्रदायिक तनाव बढ़ता है और नीतीश कुमार जी ने भी इस बात को रामनवमी के प्रदर्शनों के बाद कई बार अपने सहयोगी को चेताने की कोशिश की है कि हम माहौल को बिगड़ने नहीं देंगे। मैं समझता हूँ यह एक मौका है नीतीश कुमार जी के लिए। अगर आप सही में चाहते हैं बिहार का माहौल न बिगड़े तो मोहन भागवत जी के दौरे पर रोक लगावें। मोहन भागवत जी को ये पता है कि 2019 के पहले उनको यही ड्यूटी दिया गया है कि सब जगह जा करके पूरे देश का माहौल खराब करो, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर लोगों में द्वेष फैलाओ, अमन चैन खत्म करो। यही तो है, सद्भावना का माहौल खत्म करो। अब तो नीतीश कुमार जी को देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा उनको। वहीं विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी पलटवार करते हुए दौरे को सिर्फ संघ के कार्यक्रम से जोड़कर देखने की बात कह रही है। सरकार से कोई मायने मतलब नहीं है, संघ का अपना कार्यक्रम चलता रहता है और मोहन भागवत जी
संघ के कार्यक्रमों में आते हैं। जब भी उनका कोई कार्यक्रम बनता है, उनके दौरे होते हैं, तो उन कार्यक्रमों में शरीक होते हैं। अभी भी जो आ रहे हैं, संघ शिक्षा वर्ग चल रहा है नवादा में, और उसमें उनका 3 दिवसीय कार्यक्रम है आने का। हालांकि बीजेपी की सत्ता में आने के बाद संघ प्रमुख के लगातार दौरे और कभी संघ मुक्त भारत का नारा देने वाले सीएम नीतीश की चुप्पी बताने के लिए काफी है कि बिहार में बीजेपी अब बड़े भाई की भूमिका निभाने की कोशिश में है। ब्रिजम पांडे, न्यूज़ 18। तो संघ प्रमुख के दौरे को लेकर सीएम नीतीश ने चुप्पी साध रखी है, लेकिन एलजेपी अध्यक्ष रामविलास पासवान ने एक बार फिर नीतीश कुमार की शान में कसीदे गढ़े हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार सुशासन का चेहरा हैं और उनका अलग ही मॉडल है। रामविलास ने यह भी कहा कि एनडीए हर हाल में 2019 की जंग जीतेगी। नीतीश कुमार जी का अपना नेम है, फेम है, पूरा का पूरा जगत है कि जो है एक सुशासन का जगत है कि मॉडल बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के साथ में क्या कहते हैं कुछ भी हो, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी इंटरफेयर तो नहीं करती है ना। तो सरकार है, सरकार काम कर रही है और हम सब लोग एक ही नाव पर सवार हैं और हम लोगों का एक ही उद्देश्य है कि 2019 का जो चुनाव है उस 19 के चुनाव में पूरे देश में क्या कहते हैं कि एनडीए की सरकार क्या कहते हैं कि बने और बिहार में जितना सीट हम लोगों ने लिया था उससे ज़्यादा सीट लें। और पूर्व सीएम बिहार के वो भी लगता है मिशन 2019 की तैयारी में जुटे हुए हैं। SC/ST एक्ट के लिए अध्यादेश और दलित उत्पीड़न के खिलाफ दिल्ली में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने धरना दिया। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी समेत पार्टी के तमाम नेता पार्लियामेंट स्ट्रीट पर आयोजित धरने में शामिल हुए। जीतन राम मांझी ने कहा कि SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अध्यादेश लाने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाना चाहिए। साथ ही उन्होंने देश भर में समान शिक्षा प्रणाली लागू करने की मांग भी की। आगे बढ़ेंगे। पटना के जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का काम जल्द ही शुरू होने वाला है। एयरपोर्ट की 2021 में दिखने वाली तस्वीर न सिर्फ भव्य और सुंदर है, बल्कि सुरक्षा और सुविधा के लिहाज से भी बेहतर है। पटना एयरपोर्ट की तस्वीर साल 2021 तक बदल जाएगी। लगभग 3 साल बाद तैयार होने वाले एयरपोर्ट के नए लुक की तस्वीरें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो जारी की है वो बेहतरीन तो है, अत्याधुनिक सुविधाओं से भी संपन्न नजर आ रहा है। एंट्री यानी अप्रोच एरिया, गुड्स एरिया और पार्किंग एरिया के नजारे काफी आकर्षित हैं। अब तक पटना एयरपोर्ट का काम शुरू हो जाना था, लेकिन नए टर्मिनल के निर्माण की अनुमानित लागत 759 से बढ़कर 1150 करोड़ हो जाने के चलते प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी लेनी होगी। हालांकि पटना एयरपोर्ट की सबसे बड़ी समस्या रनवे है, जिसके चलते हादसे का डर लगा रहता है। और इसमें मॉडर्न फैसिलिटी सारी होगी। हमारे जो पार्किंग साइड में भी जो काफ़ी कंस्ट्रेंट चल रहा है, अभी जो हमारा प्लान है, जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है उसमें हमारे करीबन फिलहाल हमारे पास सिर्फ 4 पार्किंग स्टैंड है, वेरएस नए प्रोजेक्ट में हमारे 14 पार्किंग स्टैंड हो गए मिनिमम। हम लोगों ने एक रिक्वेस्ट की है स्टेट गवर्नमेंट को, करीबन अगर हम लोग को 7.5 एकड़ लैंड मिल जाती है पूर्व की तरफ ईस्टर्न, जिसमें पीर अली पथ को थोड़ा सा डाइवर्ट करना पड़ेगा, तो इससे कम से कम हम लोग 135 मीटर जो रनवे लेंथ इसको बढ़ाया जा सकता है। टर्मिनल भवन के विस्तारीकरण का काम शुरू होते ही चेक इन एरिया में प्रवेश करने का मौजूदा रास्ता बंद कर दिया जाएगा। साथ ही बिहटा में भी एयरपोर्ट का काम शुरू होना है, जहां 108 एकड़ जमीन पर पटना के दूसरे एयरपोर्ट का निर्माण होने वाला है। पटना एयरपोर्ट वन ऑफ द रिस्की एयरपोर्ट्स में शुमार है और साथ ही 33 लाख तक सालाना पैसेंजर बढ़ने की वजह से ये खतरा और बढ़ता जा रहा है। अब ऐसे में पटना एयरपोर्ट के विस्तार की खबर और तस्वीर लोगों के लिए राहत देने वाली है। कैमरामैन अजय दुबे और अशोक के साथ ज्योति मिश्रा, न्यूज़ 18 बिहार।